तो दोस्तों सिर्फ इसकी वजह से ही नहीं पीजेंट्स बेचारे सफर हो गए, कल्टीवेटर सफर हो गए, इन पे तब कयामत टूट पड़ी जब यहां पे इसी 100 साल में यानी 1757 से लेकर 1857 तक 1857 तक यहां पे 12 मेजर एंड सेवरल माइनर फेमाइन्स आ गए। दोस्तों कहत साली इन पे बरस गई। दोस्तों ऊपर वाले ने भी बहुत सारा यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज डाला, इन लोगों को आजमाइशों में डाला और यहाँ पे 12 मेजर और सेवरल माइनर फेमाइन्स इन्हीं 100 सालों में आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका दोष क्यों देंगे अंग्रेजों को? दोष इसलिए क्योंकि इन फेमाइन्स में भी अंग्रेजों ने इन पीजेंट्स को नहीं बख्शा। दोस्तों यहां से भी 50% प्रोड्यूस देना पड़ेगा, यानी अगर 50 क्विंटल यहां पे राइस निकलेगा तो 25 अंग्रेज को देना पड़ेगा। इस बार भी पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ेगा, पीजेंट्स को रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे राहत की सांस भी नहीं दी अंग्रेजों ने इन पीजेंट्स को, बेचारों को। ठीक है ना दोस्तों? तो फिर से पीजेंट सफर। इसी तरह से अंग्रेजों का जुडिशियल सिस्टम भी घटिया जुडिशियल सिस्टम था। यानी यहां पे जो गरीब बेचारा होता था, अगर ये टैक्स नहीं दे पाता, अगर ये रेवेन्यू नहीं दे पाता था, तो इसका जो रिच लैंडलॉर्ड होता था, जो रिच जमींदार होता था, जो रिच मनी लेंडर होता था, वो केस करता था और ये बेचारे इस पुअर को अप्रेस करता था। यानी इस मनी लेंडर का साथ देता था कौन? वहां का पुलिस। ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए हम देखेंगे फिर बहुत सारे पीजेंट्स को जेल किया गया, फ्लॉग किया गया। जो कल्टीवेटर्स यहां पे थे वो कर्जा नहीं चुका पाते थे बेचारे और अल्टीमेटली उनको जेल जाना पड़ता था। वो बेचारे रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, वो कर्जे में डूब जाते थे, रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, उनके जमीनों से प्रोड्यूस नहीं निकलता था, पानी नहीं होता था, फेमाइन्स होता था। और लेकिन अंग्रेज को तो क्या चाहिए था? अंग्रेज को चाहिए था रेवेन्यू। और यहां पे ये बेचारा कर्जे में डूब जाता था और अल्टीमेटली जब ये कर्जा चुकता नहीं कर सकता था तो यहां पे उसको पुलिस पकड़ के ले जाती थी और इसको कूटा जाता था। ठीक है ना दोस्तों? सो यहां पे तो आग बढ़ेगी, अंदर से तो आग लगेगी। दोस्तों आग तो लगेगी, लेकिन ये तो हाल था पीजेंट्स का, ये तो हाल था जमींदार्स का। दोस्तों हमारा जो इंडियन ट्रेडर्स थे, जो क्राफ्ट्समैन थे और वो बेचारे जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो बेचारे भी कम सफर नहीं हुए, इक्वली उन पे भी जुल्म किया गया। और यहां पे कार्ल मार्क्स लिखते हैं 1853 में अपनी बुक में लिखते हैं कि इट वाज अ ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रुक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग व्हील। दोस्तों ये लिखते हैं कि अंग्रेज ही इसके पीछे था। किसके पीछे? हैंडलूम। ये कश्मीर, जो यहां पे इंडिया का जो हैंडलूम हुआ करता था, यानी जो स्पिनिंग व्हील हुआ करता था, जिसे हम कश्मीरी में यिंदर कहते हैं दोस्तों, जिसमें क्लॉथ्स बनाए जाते थे, जिसमें कॉटन को वीव किया जाता था, यानी वोवन किया करता था, उसको यहां पे खत्म करने का जो हाथ इसके पीछे था वो अंग्रेज का ही था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, अंग्रेज वहां पे मशीन्स में क्लॉथ्स बनाता था, लेकिन जो यहां पे हैंडलूम हुआ करता था उसकी कोई फिर कदर ही नहीं रही। सो इसका डिस्ट्रक्शन किसने किया? हैंडलूम को किसने यहां पे खत्म किया? दैट वाज अंग्रेज। ठीक है ना दोस्तों? अब हम इन्हीं ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिजन्स के बारे में बात करेंगे, ये बेचारे सफर कैसे हुए। देखो दोस्तों, अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यहां पे जो उन्होंने गुड्स अपने बनाए वो इंडियन मार्केट में सस्ता उन्होंने भेजा। दोस्तों क्यों सस्ता? कैसे वो बेचते इंडियन मार्केट्स में? बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया है, जब इनको फरमानस मिले, फारूक सियार के फरमानस, औरंगजेब के फरमानस और शाह आलम के फरमानस, यहां पे उनको दस्तक दिया गया। दस्तक मतलब आपको इजाजत है, यानी अंग्रेजों को इजाजत है कि वो फ्री ट्रेड करे, यानी ड्यूटी फ्री ट्रेड करे, यानी गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं मांगेगी आपसे, गवर्नमेंट आपसे कोई चार्ज नहीं करेगी आपकी ट्रेड के लिए, यानी जितना भी आप ट्रेड करोगे इंडिया में ड्यूटी फ्री ट्रेड करोगे। तो दोस्तों जब ये यहां पे ड्यूटी फ्री ट्रेड करते तो ऑब्वियसली इनका जो प्रोडक्ट होता वो चीपर होता। दोस्तों सिंपल सी एग्जांपल है ना, आजकल प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है इंडिया में? आज प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है? क्योंकि उन पे टैक्स ज्यादा लगता है। अगर कोई चीज आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ आप यहाँ पे 100 रुपए में लाते हो तो आपको 18 रुपए इसमें से क्या देना पड़ता है? टैक्स ही देना पड़ता है दोस्तों। नहीं तो अगर कोई टैक्स नहीं होता तो ये चीज़ कितने में होती? तो ये चीज़ 72 रुपीज़ में ही होती।
82 रुपीज में ही होती है दोस्तों, है ना। सो इन शॉर्ट जब आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है तो आपका प्रोडक्ट चीपर होता है। जब आपका प्रोडक्ट चीपर होता है तो इंडिया में क्या होगा, लोग इसकी डिमांड करेंगे। सो इंडियन मार्केट में सिर्फ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ही रहेंगे, इंडियन मार्केट में सिर्फ ब्रिटिश लोगों के ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन अब अपने लोगों की बात करें, जो अपने लोग थे, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उनके जो गुड्स थे बेचारों के, उस पे तो फुल ड्यूटी देनी पड़ती थी। यानी जो यहाँ के अपने लोग थे, गवर्नमेंट उनको बोलती थी नहीं आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, आपको तो ड्यूटी देनी पड़ेगी इस ट्रेड के लिए। सो ऑब्वियसली इन बेचारों के जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वो डियरर बन जाते थे और वो कंपटीशन में कहीं का नहीं रहते थे। यानी इंडियन मार्केट में अब वो नहीं चलते थे क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स महंगे थे। और ये बेचारे क्या करेंगे, अब ये बेचारे अनएम्प्लॉय हो गए। इन्होंने इसको छोड़ ही दिया, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना छोड़ दिया क्योंकि इनका कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेता था, इनको मार्केट में कंपटीशन ही नहीं मिलता था। इनको मार्केट कंपटीशन था, इनको मार्केट में कंपटीशन में धकेल दिया था पीछे, ठीक है ना। देखो दोस्तों क्यों यहां पे फिर से अंग्रेजों की बात करेंगे। अंग्रेज जो इंग्लैंड से यहां पे गुड्स लाते थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हम टैरिफ भी नहीं देंगे, यानी हम इसको इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं देंगे। जो हम वहां से एक्सपोर्ट करते हैं और यहां इंपोर्ट करते हैं इस चीज को, हम कोई ड्यूटी नहीं देंगे, हम कोई टैरिफ नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर देंगे भी तो लो टैरिफ देंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इंडियन मार्केट में उनके बहुत सारे गुड्स आ गए क्योंकि वहां पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। वहां पे तो एक दिन में हजारों लाखों कपड़े बनते थे, क्लॉथ्स बनते थे, पैंट बनते थे, शर्ट बनते थे और वो भी अच्छा गुड लुकिंग। तो दोस्तों इंडियन मार्केट में उनके ही प्रोडक्ट्स चलने लगे। लेकिन अब इंडियन ट्रेडर की बात करें, इंडिया को अगर यहां से एक्सपोर्ट करना होता था इंग्लैंड, यानी यहां से ये कॉटन देता, सिल्क देता, या चादरें बनाता, या कोई बेडशीट बनाता, तो इस बेचारे पे हाई टैरिफ ड्यूटीज लगता था। यानी इसको एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगती थी, इसको तो पैसा फायदा ही नहीं आता था क्योंकि उसको हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, बेचारे को टैरिफ ड्यूटी ज्यादा लगती थी इसको। देखो अंग्रेजों ने वहां का माल यहां लाया लेकिन पैसे कम दिए, टैरिफ ड्यूटीज कम दिए। लेकिन इंडिया जब यहां पे अपना माल इंग्लैंड ले जाता था तो इन बेचारों पे टैरिफ ड्यूटीज ज्यादा लगती थी दोस्तों। इसी वजह से फिर हम देखेंगे अंग्रेज वहां पे इंग्लैंड में ऐलान करते हैं कि कॉटन और सिल्क अब इंडिया का यहां नहीं आएगा दोस्तों। सो एक्सपोर्ट जो कॉटन और सिल्क का होता था 19th सेंचुरी में, वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहां पे जो हैंडीक्राफ्ट्स की एम्प्लॉयमेंट थी वो डिस्ट्रक्शन हो गई और इंडिया क्या होगा, इंडिया पॉपुलराइजेशन होगा, यानी गरीब होगा। लेकिन अब इनकी जॉब चली गई, अब ये बेचारे कंपटीशन में धकेल दिए गए पीछे, अंग्रेज ही अब इनके प्रोडक्ट्स, यहां भी इंग्लैंड में भी इनके ही प्रोडक्ट्स। तो अब क्या होगा, ये हैंडीक्राफ्ट्स मूव करेंगे एग्रीकल्चर की ओर। ये देखेंगे कि अब हमारा कहीं पे काम नहीं, अब हम मजदूरी करेंगे, खेत खलियान चलाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी यहां पे पीजेंट्स, कल्टीवेटर्स, यहां पे लैंड लॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, जमींदार। तो एग्रीकल्चर पे जब एक और तबका अब ऐड हो गया हैंडीक्राफ्ट्स का, तो ये एग्रीकल्चर क्या हो गया दोस्तों, ये एग्रीकल्चर पे प्रेशर पड़ गया, ठीक है ना मेरे दोस्तों, एग्रीकल्चर पे प्रेशर पड़ गया। लेकिन अब इतना ही काफी नहीं है, इतना ही काफी नहीं है दोस्तों। इन्हीं आर्टिजन्स के साथ साथ, इन्हीं हैंडीक्राफ्ट्स के साथ साथ जो हमारे आर्टिजन्स हुआ करते थे, आर्टिजन्स कौन, जो यहां पे कलाकार हुआ करते थे, जो कोर्ट्स में रहते थे, यानी जो नोबल कोर्ट्स में रहते थे, जैसे पोइट्स, ड्रामाटिस्ट्स और राइटर्स, ठीक है ना दोस्तों, और म्यूजिशियंस। आपने फिल्मों में देखा होगा, बाजीराव मस्तानी मूवी में आपने देखा होगा दोस्तों कि जब वहां पे शनिवाड़ा में वहां पे लोग होते थे, बड़े बड़े अमीर लोग होते थे और बाजीराव मस्तानी का वो सॉन्ग सुनते थे, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। तो दोस्तों वहां पे देखा होगा, इसी तरह से कोर्ट्स हुआ करते थे, शाही दरबार जिन्हें कहते थे, आलम पना जहां पना कहते थे ना, वो मतलब ये फॉर एग्जाम्पल उमर सर हाजिर हो, जहां पना की खिदमत में उमर सर हाजिर हो, ठीक है ना। तो ऐसे वहां पे जो दरबार लगता था उसको हम कोर्ट कहते थे दोस्तों। तो इन्हीं कोर्ट में पोइट्स होते थे, ड्रामाटिस्ट, आर्टिस्ट, राइटर्स होते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों जब यहां पे अंग्रेजों ने इन नेटिव रूलर्स के या इन नोबल्स का ये स्टेट ही एनेक्स किया, यानी इनकी रियासतें छीन ली। फॉर एग्जांपल नवाब वाजिद अली शाह जो अवध का राजा था, या फॉर एग्जांपल निजाम आसिफ जा ऑफ हैदराबाद, जब हैदराबाद ही अंग्रेज के कब्जे में चला गया, जो इसके साथ नोबल थे ये तो खत्म हो गए। जो कोर्ट यहां पे हुआ करता था, जो दरबार यहां पे हुआ करता था, जिनमें यही आर्टिजन्स रहते थे, यही राइटर्स, पोइट्स, ये बेचारे तो खत्म, क्योंकि जब रियासत ही चली गई तो कोर्ट तो ऑलरेडी चला गया, कोर्ट्स बैन करे गए, यहां पे शाही कोर्ट ही खत्म किया गया।
तो दोस्तों जो बेचारे इनका जो लाइवलीहुड था, इनका ड्रामाटिस्ट्स का, राइटर्स का, पोइट्स था, वो भी तो छिन गया। इनके भी दिलों में अब आग तो रहेगी ही दोस्तों, आग तो रहेगी ही दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों, सो इन शॉर्ट कहने का मीनिंग इतना है, जो इन इंडियन रूलर्स के जो पैट्रोन, जो इन इंडियन ट्रेडर्स के जो पैट्रोन्स हुआ करते थे, वो खुद रूलर हुआ करता था। यानी ये रूलर इनसे कपड़े लेता था, इनसे बर्तने लेता था, इनको अपने सैलरी रखता था इनको। यानी फॉर एग्जांपल कुम्हार होता था जो यहाँ पे यूटेंसिल्स बनाता था, बर्तन बनाता था, या मोची होता था जो इसकी पॉलिश करता था, किसको, इस नेटिव रूलर के शूज को पॉलिश करता था। या घोड़े होते थे इस नेटिव रूलर के, जो किसी आदमी के घोड़े होते थे, वो सजावट करता था उन घोड़ों को, फिर राजा को वो घोड़े देता था। सो इन शॉर्ट जो भी कोई जुड़ा हुआ होता था नेटिव रूलर्स के साथ या इन नोबल्स के साथ, जब रूलर ही नहीं रहा तो वो बेचारे भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया कि जो रूलर यहां पे सैलरी देता था आर्टिजन्स को, अब ना रूलर रहा तो ना ही बेचारे आर्टिजन का रोजगार रहा। ठीक है ना दोस्तों? ओके 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 मेरे दोस्तों, यहां पे हम देखेंगे जो मैंने आपको अभी भी बताया, अभी हमने बात की थी अवध के बारे में। दोस्तों जमींदार जब यहां पे न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ, यानी जिसमें उन्होंने बोला, फॉर एग्जांपल अगर हम रायतवारी की बात करें, अंग्रेजों ने बोला कि हम डायरेक्टली प्रेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करें, अब जमींदार नहीं रहेगा यहां पे। तो उन्होंने क्या किया, एक तो ऑब्वियसली जमींदार इंपैक्ट हो गया, जमींदार का जमीन ही चली गई। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा लगा था कि नहीं पीजेंट्स को फायदा आएगा, क्योंकि अब इंटरमीडिएट तो नहीं है, अब जमींदार तो नहीं, अब पीजेंट्स को फायदा आएगा। लेकिन पीजेंट बेचारे को बोला गया नहीं, आपको दुगना लगान देना पड़ेगा, 50% टैक्स देना पड़ेगा, 50% प्रोड्यूस रेवेन्यू देना पड़ेगा दोस्तों। सो दोनों तबके, जमींदार भी और पीजेंट भी यहां पे इनका मारा बन गया, यहां पे इनका सफर होने लगा, जमींदार भी और पीजेंट भी। दोस्तों यही बात करेंगे हम अवध के बारे में। जब अवध में एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम होता था कोवैलरी जैक्सन, माइकल जैक्सन नहीं दोस्तों, कोवैलरी जैक्सन, ये क्या करता है, ये एक कमीशन बनाता है जिसका नाम होता है इनाम कमीशन ऑफ बम्बई। बेसिकली ये देखता है कि जो यहां पे जमींदार या तालुकदार ने यहां पे जो जमीन ली है, ये बिल्कुल गलत तरीके से इनके पास जमीन आ गई है, बेसिकली अंग्रेजों का इस जमीन पे हक है। ठीक है ना? और दूसरी बात, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, जो न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट्स है उसमें बोला गया है जो जमींदार है, वो जमींदार जब तक रेवेन्यू देता रहेगा अंग्रेजों को, तब तक वो जमींदार उस जमीन का मालिक। लेकिन जैसे वो रेवेन्यू देना बंद करेगा या कम देगा, इस जमींदार को हटाया जाएगा, किसी और को ये जमीन दी जाएगी, जिसको अपना नाम क्वो वारंटो देते थे। क्वो वारंटो यानी अंग्रेज बार बार क्वो वारंटो लगाता था, जमींदार को जमीन हड़प लेता था और बदले में किसी और जमींदार को देता था या खुद इस जमीन को चलाता था। ठीक है ना दोस्तों? सो इन शॉर्ट यहां पे जो जमींदार बेचारा होता था, जो पहला उसका ट्रेडिशन होता था कि जमींदार की जमीन फिर उसके बेटे को, फिर उसके पोते को, फिर इसको, ठीक है ना, यानी हेरिडिटरी राइट्स हुआ करते थे जमींदार को इस जमीन पे। लेकिन जैसे ही क्वो वारंटो लगा, जैसे ही अंग्रेजों ने इस जमींदार को बोला कि नहीं तुम कौन होते हो, जमीन तो हमारी है, पीजेंट्स को हम डायरेक्टली अब डील करेंगे, यानी रायतवारी सिस्टम आया, महलवारी सिस्टम आया और यहाँ पे जमींदार को बेचारे को हटाया गया। तो वो क्या करेंगे, ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल देखेंगे अवध में। इसी 100 साल में यानी 1757 से लेकर 1857 में 21,000 तालुकदार, 21,000 दोस्तों, 21,000 तालुकदार एंड जमींदार ऑफ अवध हैज देयर एस्टेट इज बीन कन्फिस्केटेड, यानी जो इनकी लैंड हुआ करती थी, जो इनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसको जब्त किया गया, अंग्रेज ने उसको छीना। कितने? 21,000 तालुकदार इसके दोस्तों। क्यों छीना? यहां पे इनको बोला, एक इनाम कमीशन बनाई गई, जिस इनाम कमीशन ने डिक्लेयर किया कि ये गलत तरीके से इस जमीन को कब्जा कर बैठे ये जमींदार और तालुकदार। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन अब क्या होगा, इस अवध में इन जमींदारों का रौब होता था, इन जमींदारों को किसी अपने विलेज में इज्जत हुआ करती थी, लोग इनसे डरते थे, कहते थे अरे ये बड़ा जमींदार, अरे ये ठाकुर है, इसकी जमीन है, अच्छा हम इसके अंडर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जब इसकी ये जमीन ही अब अंग्रेज लेगा तो ये क्या होगा, ये जमींदार, ये यहां पे तालुकदार, ये यहां पे अशेम्ड फील करेगा। ये यहां पे जब इसको कंडेम्नेटिव पेनरी, जब इसको एक भी रुपए नहीं दिया जाएगा, जब इसको डिस्पोजेशन किया जाएगा, अपनी जमीन से हटाया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या करेगा, उसकी सारी की सारी इज्जत इस विलेज में लॉस्ट हो जाएगी, इज्जत के साथ साथ इसकी जमीन भी चली जाएगी। इसीलिए फिर हम देखेंगे कि ये जो अवध था, इट बिकेम द स्टॉर्म सेंटर ऑफ रिवोल्ट, यानी फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल काज में कि 3/4 पॉपुलेशन ऑफ अवध ज्वाइनेड द रिवोल्ट।
3/4 पॉपुलेशन ऑफ आवर ज्वाइनर द रिवोल्ट। तो दोस्तों यहां पे वो बेचारे फिर क्या करेंगे, वो बेचारे रिवोल्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो अपनी जो जमीन थी रिगेन करना, उसको तो वापस लाना था दोस्तों, जो जमीन यहां अंग्रेजों ने छीनी थी। इन शॉर्ट दोस्तों, दीज वर सम इकोनॉमिक काजेज। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल काज के बारे में।